अगर 11 लोग एक साथ रिजाइन करते हैं और पूरा लिख के देते हैं कि हम किन किन वजहों के साथ ये चीज अपनी पोजीशन को छोड़ रहे हैं, तो कोई तो रीजन होगा ना। मैंने रिजाइन नहीं किया एज जनरल सेक्रेटरी ऑफ सिंटा। उन्होंने बोला कि उपासना की जगह अब पद्मिनी कोल्हापुरी जनरल सेक्रेटरी ऑफ सिंटा है। कुछ टाइम के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे रोल में वैसी बात नहीं रही जैसा मैंने स्टार्ट किया था। तो मैंने कपिल को बोला भी कि कपिल, मेरे को अब वैसी सेटिस्फेक्शन नहीं है कि मेरे रोल में कुछ दम नहीं रहा है। मैं खुद ही नहीं फील कर पा रही हूँ कि मैं लोगों को हंसा पाऊंगी, तो लोग कैसे हंसेंगे। मेरा खूबसूरती का राज है क्योंकि आई एम 22 ईयर ओल्ड और सेक्सी एंड ग्लैमरस गर्ल। हर आदमी की लाइफ में झगड़ा होता है हस्बैंड वाइफ का, ठीक है, लेकिन जो एक्टर्स होते हैं ना, उनकी बात को बढ़ा के पेश किया जाता है। और सबने मुझे बोला आप तो मतलब डाइवोर्स ले रहे हो। मेरे को इतना शॉकिंग था वो मेरे लिए कि ये कैसी बातें हो रही है। मैंने बोला नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। और सब ना, देखिए पहले तो साली आधी घरवाली बहुत ही फनी टाइटल है, लेकिन जब इन्होंने बोला साली पूरी घरवाली, तो मेरे को लगा ये कुछ अलग ही टाइप की चीज तो नहीं बना रहे। मेरे को ये नहीं पता था कि ये डायरेक्टर भी हैं या राइटर भी हैं। उन्होंने जब मुझे बोला कि मैंने प्ले लिखा है, तो मुझे लगा कि इन्होंने लिखा है, और मुझे कोई यकीन नहीं था कि इन्होंने कोई अच्छा लिखा है। आपको रोज जैसे पौधे को पानी डालना पड़ता है ना, ऐसे संबंधों को भी पानी डालना पड़ता है। वो रोज के रोज होना चाहिए। बोलते अरे अब्बा डब्बा जब्बा, अरे उपासना सिंह, अरे पिंकी बुआ। हाँ, कोई मुझे पूछेंगे और बुआ जी कैसी हैं आप। मेरे फादर की उम्र के भी मुझसे पूछ लेते हैं बुआ जी कैसी हैं। मैं बोलती हूँ ठीक हूँ बेटा। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं आप सभी की चहेती यानी उपासना जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले बताइए कि हमने हमेशा अभी तक यही सुनते आए हैं और ये कहावत के बारे में हमने कई बार बोला भी है, इस साली आधी घरवाली, बट आप लोगों ने तो पूरा ही बना दिया। तो पहले ये बताइए कि जब आपको ये बोला गया था कि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है और ये प्ले है और थिएटर में करना है, फर्स्ट रिएक्शन आपका क्या था टाइटल को लेकर? देखिए पहले तो साली आधी घरवाली बहुत ही फनी टाइटल है, लेकिन जब इन्होंने बोला साली पूरी घरवाली, तो मेरे को लगा ये कुछ अलग ही टाइप की चीज तो नहीं बना रहे। मैं डर गई पहले। मैंने कहा ये क्या चीज़ पूरी घर वाली। हाँ, अब मैं क्या बोलूँ। तो मुझे लगा कि ऐसा तो नहीं, लेकिन जब उन्होंने मुझे वो कॉन्सेप्ट सुनाया नवीन जी ने, तो इतना मज़ेदार और हिलेरियस था, और उसमें ऐसा कोई वल्गैरिटी और चीपनेस वाली कोई बात ही नहीं थी। तो मैं तो पहली बार जब उन्होंने मुझे नरेट ही किया ना, तो मैं सारा टाइम हंसती रही, और मैंने उनको बोला कि इसमें तो नो बोलने जैसा कोई है ही नहीं बात। इतना बढ़िया उन्होंने प्ले लिखा है। आप भी देखेंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। ऑब्वियस देखेंगे, बट यू नो कितना मुश्किल और कितना चैलेंजिंग आपको लगता है, क्योंकि आपने इतना दशक दिया है इस इंडस्ट्री में। लाइव परफॉर्मेंस जाकर के परफॉर्म करना, ऑडियंस का वो लाइव कनेक्शन जो होता है, वो कितना आपको कॉन्शियस होते आती हैं, या फिर आप कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टेज पे गए और एकदम धमाल मचा देती हैं? नहीं, फर्क कैसे नहीं पड़ता। आज भी जब मुझे स्टेज पे जाना होता है तो मेरे हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। मतलब वो एक जो स्टेज फियर है ना, वो जाता नहीं है। और हम अगर झूठ बोलें कि नहीं जी हमें तो स्टेज पे जाते हुए कुछ महसूस ही नहीं होता, आपको प्रिटेंड करना पड़ता है कि आपको स्टेज पे जाते हुए, आपको परफॉर्म करते हुए ऐसा शो करना पड़ता है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अंदर से जो दिल घबरा रहा होता है और अंदर से जो आप फील कर रहे होते हैं। लेकिन हाँ, ये तब तक होता है जब तक आप स्टेज पे नहीं जाते, और स्टेज पे जाने के बाद जब आप ऑडियंस का रिस्पॉन्स देखते हैं ना, फिर वो सेटल हो जाता है, फिर वो ठीक हो जाता है। तो मैंने कपिल का भी जब शो किया, वो भी एक तरह से स्टेज शो ही था, लाइव था। तो जब तक हम लोग स्टेज के पीछे रहते थे और वहाँ तक आते नहीं थे, तब तक बहुत नर्वसनेस रहती थी कि पता नहीं क्या वो एक्टर क्या बोलेगा, हम कैसे जवाब देंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। बिल्कुल, क्योंकि वो भी एक तरह से वन टेक ही होता था, और 13-14 कैमरे लगे हुए हैं और सब। तो आज भी कुछ भी करने से पहले दिल तो घबराता है, ऐसा मैं कभी नहीं कहूँगी कि नहीं। हाँ, मुझे अभी कैमरा फियर जैसे पहले था, जब मैं आई थी इंडस्ट्री में बहुत था। उस टाइम डर लगता था जब कैमरा स्टार्ट होता था, लेकिन वो अभी थोड़ा कम हो गया है। लेकिन स्टेज अभी भी बहुत, क्योंकि पता है कि आपने एक ही बार जाना है और कोई रीटेक नहीं है। वेरी ट्रू। यू नो
हमने अभी बात की नवीन जी से, उन्होंने बोला कि 2 घंटे का पूरा प्ले है और सबने इसमें गाना वाना भी गाया है। तो इस बात की कितनी एक्साइटमेंट है कि खुद के गाने गा करके परफॉर्म करना भी 2 घंटे का प्ले, राइट? तो कितनी रिहर्सल, क्या कुछ कहना चाहोगे और खासतौर से नवीन जी के बारे में क्या कहोगे? एज ए डायरेक्टर आपको परेशान किया उन्होंने? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नवीन के साथ मैं पहले भी काम कर चुकी हूँ, वो एज एक्टर उन्होंने मेरे साथ काफ़ी परफॉर्मेंसेस दी हैं। तो उसके बाद जब मेरे को ये नहीं पता था कि ये डायरेक्टर भी हैं या राइटर भी हैं, उन्होंने जब मुझे बोला कि मैंने प्ले लिखा है तो मुझे लगा कि इन्होंने लिखा है, और मुझे कोई यकीन नहीं था कि इन्होंने कोई अच्छा लिखा है। और मेरे को नहीं पता था कि ये डायरेक्ट भी करते हैं। तो जब उन्होंने मुझे सुनाया, मैंने जैसे आपको बताया कि मेरे को बहुत मज़ा आया, और फिर जब उन्होंने उसको मतलब हम लोगों को रिहर्स करवाया और उन्होंने हमसे गाने गवाए और सब डांस वांस का भी करवाया, तो नवीन बहुत अच्छा एक्टर होने के साथ साथ बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छे राइटर भी हैं। तो उनके साथ काम करना बड़ा कंफर्टेबल था। मजाकिया बहुत हैं, आपको तो पता ही है, हर टाइम हंसाते रहते हैं। सो मुझे तो उनके साथ काम करना अच्छा लगा, बहुत अच्छा। बट 2 घंटे का शो, सिर्फ 4 आर्टिस्ट, राइट? और पूरी कहानी गुथी गई है 4 लोगों पर। कैसे क्या कुछ हो रहा है, और थोड़ा सा अगर आप बताना चाहें, मतलब एक ऑडियंस अगर उसको देखेगा तो क्या कुछ अपने माइंड में लेकर के जाएगा? एक कुछ होता है ना कि वो भूल नहीं पाएगा उस चीज़ को। जी, पहली बात तो टाइटल से जैसे आपको समझ में आ गया है कि कॉमेडी है, तो बहुत आउट एंड आउट कॉमेडी प्ले, हंसर्स के लोटपोट। हाँ, हंसर्स के लोटपोट। और आपने जो एक्टर्स भी देखे हैं, सबने कॉमेडी में सबका अच्छा है, हाँ, उनको आता है सब कॉमेडी के, उनके टाइमिंग अच्छी है। हाँ, उसके साथ साथ एक और चीज़ है इसमें, आप जैसे कि आजकल की ज़िंदगी में देख रहे हैं कि डाइवोर्स हो रहे हैं, 4 दिन शादी नहीं चल रही है, कई डाइवोर्स से पहले, मतलब शादी से पहले ही क्या क्या हादसे हो रहे हैं, लड़का या लड़की क्या क्या मर्डर्स हो रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, धक्का दिया रहा है, पर्वत पर से नीले ड्रोन में भरे जा रहे हैं। हाँ, कितना बुरा हाल हो गया है। मतलब वो सहन शक्ति खत्म हो गई, मुझे लगता है एक दूसरे को, मतलब लगता है कि पता नहीं मैं क्या बोलूं, मतलब बहुत दुनिया चेंज हो गई है। तो मुझे लगता है कि ये प्ले जो है, ये रिलेशनशिप्स को कैसे सालों साल रखना है, और हमें क्या ऐसा कुछ करना चाहिए पति पत्नी को, हस्बैंड वाइफ या जो भी ये प्रेमी प्रेमिका या कुछ भी, तो वो रिलेशंस कैसे सालों साल चलेंगे, उनमें हमें कोई भी संबंध हो, जैसे कि अगर हस्बैंड वाइफ भी हैं, अगर वो उनको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि कोई बात नहीं चाहिए, तो मेरी बीवी है, इसका क्या है, अब क्या है, और वो सोचे ये तो मेरा हस्बैंड है। नहीं, हर रोज़ हमें हर एक की ख्वाहिशों का ख्याल रखना पड़ता है, उसको कहीं ना कहीं उसकी क्या इच्छाएं हैं, वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है या करता है, आप उनको अगर फुलफिल नहीं करते हैं, मतलब और आप समझते हैं कि कोई बात नहीं है, इसका क्या है, ये तो सही लेगा या सही लेगी, तो वो तब संबंध टूटता है। आपको रोज़ जैसे पौधे को पानी डालना पड़ता है ना, ऐसे संबंधों को भी पानी डालना पड़ता है, वो रोज़ के रोज़ होना चाहिए। अगर आप सोचिए मैं अपनी बीवी को क्यों कहूँ आई लव यू, उसको तो पता ही है मैं उससे प्यार करता हूँ, नहीं, आप उसके पास जाइए, उसको कभी कहिए कि मैं तुम्हारे लिए चाय बना दूँ, कभी आप उसको कहिए कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, कभी एक फूल ही ले जाइए। मैं ये सिर्फ लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं ये औरत के लिए भी कह रही हूँ, हाँ, आप दोनों तरफ से। तो वो एक इंसान को इतना अच्छा लगता है ना, चाहे वो कितने साल का रिलेशनशिप हो। जब मेरे हस्बैंड मेरे लिए कभी कोई भी चीज़ लाते हैं कि मैंने ये ड्रेस देखी तो मेरे को लगा कि मैं तुम्हारे लिए ले जाऊं, तो वो जो सुकून मुझे मिलता है, या वो कभी फ्लावर मेरे लिए ले आते हैं, वो मैं आ रहा था, और कभी कभी मेरे हस्बैंड को वो आइसक्रीम वगैरह के बहुत शौकीन है, तो मेरे को फ़ोन करेंगे, मैं तेरे लिए वो चीकू आइसक्रीम ले आऊँ, फिर तेरे लिए, तो ये पानी देना है संबंधों को। ऐसे ही अगर मैं भी सोचूं कि नहीं जी मेरे को क्या है, ये तो अभी मेरे ही है, अब क्या कहूँ आई लव यू, तो ये चीज़ें जो हैं हमारे प्ले में है। और वो जब आप, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ही उसको ऐसा रो धो के पेश किया गया है या कुछ, उसे हंसाते हंसाते लोगों तक पहुँचाया गया है। तो जो हंसते हंसते कोई चीज़ बोली जाती है ना, जब आदमी प्रवचन देता है हमेशा सत्य बोलना चाहिए, किसी का बुरा मत कीजिए, लोग सुनते भी नहीं। जब आप हंसाते हंसाते किसी को बोल देते ना कि ऐसे अगर कर लें तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। सो आप जब वो प्ले देख के अपने घर पे जाएंगे ना, तो आप महसूस करेंगे कि आप
का एक कोई संबंध या अगर आपने उसको फील किया तो वो मजबूत हुआ है। तो ये भी है, और आप हंसेंगे भी। और इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ में किसी को हंसाना, यहाँ पे आपकी भी जिंदगी में प्रॉब्लम्स, मेरी भी, हर एक की जिंदगी में हम हंसना भूल गए। तो वो हंसी उस प्ले के थ्रू आएगी, और उसके साथ ही आप एक शिक्षा, एक मॉरल, एक अच्छी चीज अपने घर लेके जाएंगे, संदेश लेके जाएंगे। संदेश लेके यू नो, आप जब अभी रिहर्सल कर रहे हो इस प्ले के लिए, जब आप अपना किरदार कर रहे हो, तो लिटरली आपको भी कुछ रियलाइज हुआ कि यार मैंने भी ऐसा नहीं किया है, या मेरे लाइफ कभी रिलेट कर पा रहे हो आप अपनी पर्सनल लाइफ को इस किरदार के थ्रू? बिल्कुल बिल्कुल। मैंने जब ये प्ले किया और मैं जब वो वाले सीन्स करती हूँ, वो हमारा क्लाइमैक्स है तो मैं जब वो सीन करती हूँ तो मुझे भी रियलाइज़ होता है कि मुझे कुछ चीज़ों को अपने अंदर भी सुधारना चाहिए। मतलब आप उसको आप फील करते हो कि हाँ मेरे को भी तो ये करना चाहिए ना, तो वो फ़र्क तो पड़ता है। जी। बट कि आपने इस इंडस्ट्री में इतने साल दिए हैं, मतलब इतने सालों दिए हैं, इतना बड़ा तजुर्बा है, बीइंग एन एक्टर साहब जानना चाहेंगे कि लोगों के सामने कॉमेडी करके उन्हें हंसाना मुश्किल होता है, या फिर कहते हैं ना कि दिल में भले कुछ हो बट सामने वालों को हंसाना है तो आपको वो मुश्किल होता है, वो चैलेंजिंग होता है, या फिर एक नॉर्मल ऐसे ही एक्टिंग करना वो चैलेंजिंग आपके लिए? नहीं नहीं, नॉर्मल एक्टिंग करने में बहुत चैलेंज नहीं है। किसी को रुलाना बहुत आसान है, क्योंकि हम खुद ही इतने भरे हुए हैं अंदर से कि वो कोई थोड़ा सा भी अगर हमें वो लगे कि अरे ये भी तो मेरे साथ भी हुआ है, और हर एक के साथ होता ही है कुछ ना कुछ ना, तो आप इमीडिएटली रो पड़ते हैं। लेकिन इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ, इतनी तकलीफ़ों में, इतनी प्रॉब्लम्स के अंदर अगर आपको कोई हंसा पाता है, वो सबसे डिफ़िकल्ट है। किसी को हंसाने से ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। तो वो मुझे हमेशा से अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मेरी वजह से किसी के फेस पे स्माइल आए या मेरी वजह से कोई हंसे। मैं जब एयरपोर्ट पे भी जाती हूँ ना, तो लोग बोलते हैं, लोगों के पहले फेस पे स्माइल आती है, बोलते अरे अब्बा डब्बा जब्बा, अरे उपासना सिंह, अरे पिंकी बुआ। हाँ, कोई मुझे पूछेंगे और बुआ जी कैसी हैं आप? मेरे फादर की उम्र के भी मुझसे पूछ लेते हैं, बुआ जी कैसी हैं? मैं बोलती हूँ ठीक हूँ बेटा तो वो जो एक रहता है ना, वो लोगों को मेरे को देख के जो वो खुश होते हैं, उनसे ज़्यादा खुश मैं होती हूँ। कई बार बहुत आप टायर्ड होते हो, शूटिंग करके आते हो या आपने कोई इवेंट किया होता है, तो लोग आ जाते हैं, उनको नहीं पता है आप कितने टायर्ड हो या कुछ। वो तो आपके फैंस हैं। वो फैंस हैं, तो वो आएंगे, उपासना जी फोटो करानी। तो मेरा कई बार स्टाफ बोलता है कि मत कराओ दीदी, आप छुप के बैठ जाओ, मास्क लगा लो, इधर कोने में बैठ जाओ। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने इन्हीं लोगों से यही पाने के लिए कि कभी मेरे से कोई सिग्नेचर ले, कभी मेरे साथ कोई फोटोग्राफ कराए, मैंने इतना टाइम अपनी ज़िंदगी का दिया। तो मैं कितनी भी थकी हूँ ना, कुछ भी हो, मैं हर एक के साथ फोटोग्राफ कराती हूँ। फ्लाइट में सबसे बाद में उतरने वाली इंसान मैं होती हूँ क्योंकि मैं हर एक के साथ फोटो कराती हूँ। बल्कि सब लोग बोलते हैं अरे चलो अभी चलो, मैं बोलती हूँ नहीं। वो लोग कितनी आस के साथ आपके पास आते हैं और कितना प्यार दिखाते हैं। सो मेरे लिए मेरी ऑडियंस बहुत मायने रखती है। और ये आपकी सालों की तपस्या का फल है कि लोग आपके साथ एक सेल्फी के लिए तरसते हैं, राइट? जी। सबसे पहले बताया कि हम बहुत सालों बाद भी मिले हैं, आज भी आप उतनी ही खूबसूरत, उतनी ही ब्यूटीफुल कैसे मेंटेन करते हो? पहले बताओ आपकी खूबसूरती का राज क्या है? मेरा खूबसूरती का राज है क्योंकि आई एम 22 ईयर ओल्ड और सेक्सी एंड ग्लैमरस गर्ल। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आप जो दिल से सोचते हैं ना, वो आपके फेस पे आता है। तो मैं ये कोशिश करती हूँ अपनी लाइफ में, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत ही अच्छी हूँ या कुछ, पर मैं ये हमेशा कोशिश किया कि मैंने किसी का बुरा ना करूँ। और मैं स्ट्रे एनिमल्स के लिए काम करती हूँ, तो वो मुझे इतनी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देता है स्ट्रेज के लिए काम करना। कुत्ते, बिल्लियों, कबूतर, चूहे, सबके लिए, बेजुबान जानवरों के लिए मैं काम करती हूँ। और मैंने सोच रखा है कि मेरी जो भी मेरी कमाई है उसका इतना % मैं इन्हीं के लिए, इनके ऑपरेशंस के लिए, इनके लिए खर्च करूँगी। और जब से मैं ये कर रही हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत सेटिस्फाइड हूँ और मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ये नहीं मैं कहूँगी प्रॉब्लम आती नहीं, प्रॉब्लम्स तो आएंगी, लेकिन वो इतनी स्मूथली निकल जाती हैं, मतलब मेरे को हर्ट किए बगैर, और वो सब इतना आराम से सब कुछ हो जाता है कि मुझे पता ही नहीं चलता। सो इनकी दुआएं हैं मेरे साथ, मेरे उन सब बेजुबान जानवरों की। मुझे लगता है वो मेरे को ब्लेसिंग्स देते हैं जब वो मैं खाना खिलाती हूँ या कुछ। सो मुझे अच्छा लगता है। आपने बोला 22 ईयर्स ओल्ड, मुझे याद आता है
आज भी लोग मिस करते हैं। और आपको पर्सनली, चूंकि आप सोशल मीडिया का दौर है, लोग आपको पर्सनली डीएम करते होंगे, मैसेज करते होंगे, क्यों नहीं आ रही हैं आप कपिल शर्मा के शो में? लोग यही सवाल करते होंगे, हम भी जाना चाहते हैं, फैंस भी जाना चाहते हैं, क्यों नहीं आना चाह रही या क्यों नहीं आ रही आप? नहीं, क्यों नहीं आना चाह रही जैसी तो कोई बात ही नहीं। कपिल से आज भी मेरा बहुत अच्छा संबंध है। मैंने 2-2.5 साल उसके साथ काम किया है, मेरे छोटे भाई जैसा है वो। तो लोगों में पता नहीं आप जैसे मीडिया वाले लोग क्यों फैला देते हैं ये बात कि हमारा अनबन है। हमारी कोई अनबन नहीं है। और बीच में क्या ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर आप किसी शो में बहुत अच्छा कर रहे हो, क्योंकि आपकी प्रेजेंस आते ही लोगों के चेहरे पे स्माइल आती है, राइट? वो बुआ को आज भी हम मिस करते हैं। और जब आप अचानक से बुआ गायब होती है तो लोगों को ऐसा लगता है, क्योंकि ऑलरेडी सुनील के साथ ये हो चुका था, लोग लगता है कि भाई अनबन हुआ होगा या कुछ हुआ होगा, तो इस वजह से शो में नहीं दिख रही। नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। असल में क्या हुआ कि कुछ टाइम के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे रोल में वैसी बात नहीं रही जैसा मैंने स्टार्ट किया था। जैसे मैं 2-2.5 साल मैंने काम किया, लोगों ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया और उसमें परफॉर्मेंस का चांस था। बाद में क्योंकि कपिल को हीरो के रोल्स भी ऑफर हो गए और उसका इतना राइटिंग में वो नहीं रहा, तो मैंने कपिल को बोला भी कि कपिल, मेरे को अब वैसी सेटिस्फेक्शन नहीं है कि मेरे रोल में कुछ दम नहीं रहा है। मैं खुद ही नहीं फील कर पा रही हूँ कि मैं लोगों को हंसा पाऊंगी, तो लोग कैसे हंसेंगे? तो फिर वो लेकिन बहुत बिजी थे। उन्होंने बोला कि डेफिनेटली मैं इस पे वर्क करूंगा, पर्सनल मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। फिर उसके बाद मैंने खुद की अपनी फिल्में प्रोड्यूस करनी शुरू की। उसके बीच में भी एक बार मुझे आया था ऑफर, और आज भी अगर मेरे को वैसा रोल कपिल ऑफर करेगा जैसा कि वो उसने मुझे दिया था वो रोल, हाँ, तो मैं ज़रूर जाऊंगी। और हमारा आज भी बहुत प्यारा संबंध है, ऐसा कोई बात नहीं है हमें। या जो फैंस देख रहे हैं, एक उम्मीद है कि बुआ की वापसी होगी, वही 22 इयर्स ओल्ड वाली, राइट? हाँ, मैं लेकिन 22 की रहूंगी, चाहे कितने साल बीत जाए, आई एम 22 ईयर ओल्ड। आपने थोड़ी देर पहले बोला हस्बैंड की बात की, मुझे याद है, पता शायद अगर मैं गलत हूं तो करेक्ट करिएगा, कि कुछ ऐसी खबरें आई थी कि आप दोनों के बीच अनबन हुई है, ऐसी बहुत सारी रूमर्स आए थे जी। सच में ऐसा कुछ हुआ था या क्या हुआ था? नहीं, देखिए, मैं ऐसा कहूँ कि हमारे बीच में कभी डिफरेंसेस नहीं हुए। तो वो आपकी भी ज़िंदगी में आए होंगे, हर आदमी की लाइफ में झगड़ा होता है हस्बैंड वाइफ का, ठीक है। लेकिन जो एक्टर्स होते हैं ना, उनकी बात को बढ़ा के पेश किया जाता है। तो हम पहले भी साथ थे, आज भी साथ ही रहते हैं और ज़िंदगी भर साथ रहेंगे। तो ये बात नहीं है। हाँ, उस टाइम क्या हुआ कि कुछ हमारी नई शादी हुई थी, तो मेरे हस्बैंड के कुछ फ्रेंड सर्कल के कुछ लोग थे, तो ये थोड़ा एक रेस्टोरेंट में बैठे थे उस दिन, हम कुछ लड़ाई हुई होगी, तो उन्होंने आपस में बात कर रहे थे और उधर ही मीडिया वाले बैठे थे कहीं। तो मुझे याद है, मैं एक फिल्म, मेरा आता था सीरियल बानी इश्क दा कलमा, तो मैं उसकी शूटिंग में जा रही थी, तो मुझे कॉल आया कि आपका डाइवोर्स हो रहा है। तो मैं खुद शॉक्ड हो गई। मैंने कहा आपको किसने कहा? तो बोलते नहीं, आपके तो हस्बैंड ने कहा है कि डाइवोर्स हो रहा है। मुझे नहीं पता कि वैसी कोई बात वहाँ रेस्टोरेंट में हुई या नहीं हुई, मुझे नहीं पता। कई बार इंसान लड़ाई में गया, कुछ भी मेरे को नहीं पता क्या हुआ। और जब मैं वहाँ पे सेट पे पहुंची तो पूरा मीडिया वहाँ था, और सबने मुझे बोला आप तो मतलब डाइवोर्स ले रहे हो। मेरे को इतना शॉकिंग था वो मेरे लिए कि ये कैसी बातें हो रही है। मैंने बोला नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। और सब ना, तो ऐसे कई बार गलत फहमियाँ भी लोग फैला देते हैं। और हस्बैंड वाइफ का झगड़ा कहाँ नहीं होता है, होता है। आज भी हम लड़ पड़ते हैं कभी कभी, ऐसा तो झगड़ा ही होता है, झगड़ा ही होता है, तभी प्यार होता है, तभी, हाँ, झगड़ा प्यार सब होता है। और तो अगर जो लोग बोलते झगड़ा नहीं होता वो झूठ बोलते हैं। हाँ, तो मेरी लाइफ में सिर्फ एक ही आदमी है, जो कौन है ये आदमी, तो एक ही है, वो नीरज भारद्वाज है जी। सो इफेक्ट करता है जब ऐसी खबर लोग फैलाते हैं या सोशल मीडिया पे, या जो भी न्यूज़ आती है, आप दोनों जब उस समय आया था तो इफेक्ट करता था? इफेक्ट डेफिनेटली करता था। मेरे रिलेटिव्स के फ़ोन आने शुरू हो गए। अमेरिका में मेरी मौसियाँ रहती हैं, ये क्या हो गया, क्योंकि हम तो वो संस्कार लेके पैदा हुए हैं कि जिसके साथ शादी हो गई एंड तक निभाना है, वैसे वाले। तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात, मतलब मेरे रिलेटिव्स के लिए भी थी। तो मैंने उनको बहुत समझाया, नीरज ने भी बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग साथ हैं। तो इफ़ेक्ट डेफिनेटली करता है, मतलब प्रेशर होता है दिमाग पे जब सोशल मीडिया पे भी कुछ लिखा होता है। हम कहें हमें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है, फ़र्क पड़ता है। लेकिन हाँ, आप उसको कैसे लेते हो आप अपनी ज़िंदगी में, वो डिपेंड करता है। ऐसा तो बहुत र्यूमर्स कई कुछ ही आता रहता है लाइफ में, अगर हम उसमें घुस जाएं और सोचें कि नहीं जी अब तो हम बर्बाद हो गए, वैसा नहीं।
आम जिंदगी है, आगे बढ़ते रहना चाहिए, सब ठीक होता है। चूंकि आप बॉलीवुड फटंडे से बिलोंग करते हो और अभी एक खबर इंडस्ट्री में बहुत ज़बरदस्त है, वो है गोविंदा और सुनीता जी की। आप जब ऐसी खबरें देखती हो आपको लिटरली कितना शॉकिंग लगता है और कितना दुख होता है? देखिए, मैं किसी की पर्सनल लाइफ के लिए नहीं बोलना चाहती, क्योंकि मैं गोविंदा जी को भी जानती हूँ, मैंने उनके साथ बहुत काम किया है और हम तो पंजाबी में बात करते थे, मतलब पंजाबी बहुत अच्छी बोलते गोविंदा। और मैं सुनीता जी को भी जानती हूँ, हमने शोज़ किए थे वहाँ पे दुबई में। तो मैं किसी को गलत और सही ठहराने वाली कोई नहीं होती, क्योंकि हम उनकी अंदर की क्या बात है, उनकी फैमिली में उनके आपस के रिलेशनशिप कैसे हैं, या वो कौन सी चीज़ों में से गुजर रहे हैं दोनों, हम कौन होते हैं उनके लिए कमेंट करने वाले। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी की पर्सनल लाइफ में या किसी में मुझे कुछ बोलना चाहिए। या बट मैंने इसलिए पूछा क्योंकि बीइंग अ सेलिब्रिटी, जब ऐसे सेलेब्स की बाहर बातें, खुद ही उन दोनों लोगों ने बहुत सारी बातें कह दी हैं जिसकी वजह से लोग बहुत सारी बातें फैला रहे हैं, तो कैसा लगता है, मतलब आपको हर्ट होता है? नहीं, मुझे अफसोस है कि ऐसी वाले जो बातें फैल रही हैं और वो खुद भी कुछ जो इंटरव्यूज़ हो रहे हैं ऐसे, लेकिन मैं फिर से कहूँगी कि वो उनकी पर्सनल लाइफ है, उन्होंने कैसे जी, उनका आपस में क्या संबंध है, वो कौन सी चीज़ों में से और किस तरह की प्रॉब्लम्स में से गुजरे, और क्या सच है क्या झूठ, वो मैं तो नहीं बोल सकती, वो तो वही जानते हैं। या और एक अभी और बहुत बड़ा बज़ है, और वो है, आपको भी पता है सिंटा का अभी कल ही बम फोड़ा गया है, आपको भी मालूम है। सबसे पहले बताइए मैम, आपने देखा जो क्लिप्स और जिस वे में उन्होंने बोला कि सारे पैसे हैं, सारी सब कुछ हैं, क्या कुछ आप कहना चाहोगे? उनका जो बयान था उस पर आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? देखिए, अगर कोई चीज़ सच है, अगर मैं कहूँ ये झूठ है झूठ है झूठ है, तो वो झूठ नहीं हो जाएगी, वो सच ही रहेगी। तो सिंटा में 11 लोगों ने रिज़ाइन कर दिया है, उसका रेजिग्नेशन लेटर भी है मेरे पास, जिसमें कि बड़े बड़े एक्टर्स हैं, पुनीत इस्सर हैं, बिंदु दारा सिंह हैं, मनोज जोशी हैं, मुकेश ऋषि हैं, प्रीति सप्रू हैं, साइला चड्डा, विकास वर्मा और हेमंत पांडे, ये सब बड़े नाम हैं, आप जानते हैं आप इन लोगों को। अगर 11 लोग एक साथ रिज़ाइन करते हैं और पूरा लिख के देते हैं कि हम किन किन वजहों के साथ ये चीज़ अपनी पोजीशन को छोड़ रहे हैं, तो कोई तो रीज़न होगा ना। ऐसा तो नहीं आप कह सकते कि किसी ने ऐसी मजाक में सब 11 साइन कर दिए होंगे। वो कितनी टेंशन और कितने प्रेशर में होंगे कि उन्होंने वो रिज़ाइन किया। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो सिंटा का है, हमारा संविधान कहता है कि जब 50% या 50% से ज़्यादा लोग रिज़ाइन करते हैं तो कमेटी भंग हो जाती है, ठीक है, और री इलेक्शन अनाउंस होते हैं। तो ये जैसे ही कमेटी भंग हुई, 50% से ज़्यादा लोगों ने रिज़ाइन किया, मैंने उसे रिसीव किया एज जनरल सेक्रेटरी ऑफ सिंटा। उसके बाद हमने लेबर कमिश्नर को वो लेटर दी, उन्होंने कहा कि कमेटी भंग है, अब आप कोई भी मीटिंग नहीं कर सकते। उसके बाद हमने जो हमारी मदर बॉडी है फेडरेशन, जब भी कभी डिस्प्यूट पैदा होता है कहीं पे, तो हम मदर बॉडी के पास जाते हैं और हम बोलते हैं कि आप इलेक्शन करवाइए, फेयर इलेक्शन चाहिए हमें। तो हमने वहाँ पे भी वो लेटर दी, उन्होंने बोला कि 12 तारीख को अगले महीने हम इलेक्शन कराने हैं। उन्होंने अपनी जनरल बॉडी मीटिंग की, जो कि सारी संस्थाएं आई वहाँ पे, 32 के प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरीज आए, और उन्होंने ये एक मत में कहा कि यहाँ पे अब इलेक्शन होंगे, ठीक है, ये सब लीगल है। उसके बाद एक कमेटी, कुछ लोगों ने ऐसा बोला कि नहीं, ये तो कमेटी भंग ही नहीं हुई, ये तो उन्होंने क्या किया, जो इलेक्शन में जो पिछले लोग जो हार गए थे, जिनकी वोट्स कम आई थी, उनको लेके कमेटी बना ली। मतलब वो 11 लोग गए तो इन्होंने 11 लोग ऑलरेडी सिलेक्टेड नहीं थे, हाँ, उनको ऐसे आप नहीं कर सकते इलेक्शन के बगैर, आप कैसे कर लेंगे? वो सोसाइटी में भी नहीं होता, सोसाइटी में भी नहीं होता। तो इन्होंने वो 11 लोग रख लिए और बोले ये हमारी कमेटी है। और इन्होंने एक ईजीएम किया, जिसमें उससे पहले, ईजीएम से पहले उन्होंने बोला, मैंने रिजाइन नहीं किया एज जनरल सेक्रेटरी ऑफ सिंटा, उन्होंने बोला कि उपासना की जगह अब पद्मिनी कोल्हापुरी जनरल सेक्रेटरी ऑफ सिंटा है। उन्होंने कहा दीपक पराशर जो हमारे बड़े, जिन्होंने रिजाइन किया था, जो ट्रेजरर थे, उनकी जगह पे अब हेतल परमार रहेगी। उसके 5 दिन के बाद उन्होंने बोला हमारा ट्रेजरर ये नहीं, पेंटल जी रहेंगे।
मतलब सब कुछ अपनी मर्जी से सब कुछ किया जा रहा है। और वो मतलब ना तो लेबर कमिश्नर की सुन रहे हैं, ना वो कानून मान रहे हैं, ना वो संविधान मान रहे हैं अपने सिंटा का। तो और उन्होंने जो है सिंटा के जो स्टाफ को अपने साथ मिला लिया है। अब वो स्टाफ इलीगल काम कर रहा है। जब एक कमेटी भंग होती है तो आप न्यूट्रल हो जाते हो, क्योंकि ना तो आप प्रेसिडेंट हो, ना मैं कोई किसी पोजीशन पे ही नहीं है ना अभी इलेक्शन हो। हाँ, तो वो सिंटा के पोर्टल को, सिंटा की वेबसाइट को यूज कर रहे हैं और लोगों को ये बोल रहे हैं कि अगर आप इलेक्शन में गए तो हम आपका कार्ड कैंसिल कर देंगे और ये इलीगल इलेक्शंस हो रहे हैं, आपको नहीं जाना, यही हमारी कमेटी है, यही मतलब आपको इसी को मानना है। और वो स्टाफ इसलिए कर रहा है। अब आप पूछेंगे स्टाफ क्यों कर रहा है ऐसा? स्टाफ इसलिए कर रहा है, उसकी 7% सैलरी इंक्रीज कर दी गई है। उनको बोला गया है तुम्हें ओवर टाइम मिलेगा, और उनको और भी कई तरह के वादे किए गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से वहाँ पे जो है एक, अब आप खुद सोच सकते हैं, मैं तो क्या ही बोलूं कि कौन सही है कौन गलत है। तो उसके बाद जो एलिगेशंस हैं वो हम लोगों पे, जो 11 लोग चले गए जिन्होंने इतना काम किया सिंटा एक्टर्स के लिए, और मैं खास तौर पे मेरे को तो ज़बरदस्त टारगेट किया गया है कि उपासना सिंह ने सिंटा बदनाम कर दी, उपासना सिंह ने ये कर दिया वो कर दिया। तो मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो जिसके लिए मेरे लिए इस तरह की भाषा का उपयोग किया जा रहा है। आप ये तो देखिए कि सही और गलत, और दुनिया ऐसा नहीं है, मतलब जो सारी दुनिया ना, वो बोलते हैं जनता सब जानती है, जनता जनार्दन, हाँ सब जानते हैं, उनको पता है। तो अभी हम 28 को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने इतना ज़्यादा बुरा बोला है हम लोगों के बारे में। तो मेरे को लगता है कि सारी दुनिया को पता चलना चाहिए कि सच्चाई क्या है, और मेरा ख्याल आप भी समझ ही गए होंगे। जिस वे में उन्होंने बोला कि सारे पैसों की बात बताई कि इतने अमाउंट पड़े हैं, अकाउंट में पड़े हैं, सब कुछ है, आपके पास है कुछ ऐसा प्रूफ कि जिससे आप बता सकें कि नहीं ऐसा कुछ हुआ है? या देखिए, जब कमेटी डिसॉल्व हो गई तो पैसे को बचाना तो हमारा फर्ज बनता है। एज ट्रेजरर दीपक पराशर जी का, उन्होंने लेटर लिख के दिया कि 7 तारीख के बाद कोई भी अमाउंट यहाँ से ना निकाला जाए। जब नई कमेटी आएगी तो वो इलेक्टेड कमेटी वो उसको यूज करेगी। मैंने भी, क्योंकि मेरा डे टू डे ऑफिस को देखना मेरा फर्ज बनता था, और मैं अभी भी मतलब उस पोजीशन पे मैंने अभी तक रेजिग्नेशन नहीं दिया है, तो मेरा फर्ज है कि मैं अपने उन गरीब एक्टर्स के पैसे को, जिन्होंने इतनी मेहनत से पता नहीं कैसे 1200 रुपए दिए होंगे, उसको बचाऊं। तो मैंने भी लिख के दिया कि जब कमेटी आएगी, जब वो इलेक्टेड कमेटी है, तो हम सब उनको सौंप देंगे, ताकि कल को हमारे ऊपर कोई एलिगेशन ना आए कि ये 18 करोड़ में से ये पैसा कहाँ कैसे निकल गया। तो इसमें कौन सी गलत बात है? हमें पैसे को तो बचाना है कि नहीं। और जिस तरह मैंने आपको बोला कि 10 दिन में 2 ट्रेजरर चेंज हो गए, और जनरल सेक्रेटरी ने रिजाइन नहीं दिया तो भी जनरल सेक्रेटरी चेंज हो गए, तो सिग्नेचर अभी उनके अगर चलने लग जाएंगे तो ये लीगल तो नहीं, तो ये इलीगली आप बोलो मुझे, तो वो पैसे को हम ना बचाएं उन लोगों के लिए। तो वो बोलते हैं कि अरे इन्होंने तो ऐसे कर दिया, और अब कौन इनको, जो किसी को अगर एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ हो जाता है तो अब कौन जिम्मेदार होगा, और ये उपासना ने ऐसा कर दिया, वो 11 लोगों ने ऐसा कर दिया। कोर्ट जो है सिने आर्टिस्ट वेलफेयर ट्रस्ट, उसका भी वही ऑफिस है, और वही आज तक सिंटा के जो लोग हैं, जो भी उनको चाहिए होता है मेडिकल, वो देता है। तो कोर्ट तो है, कोर्ट दे रहा है। और वो बोलते हैं यहाँ पे चाय बंद हो गई एक्टरों की, अब चाय भी नहीं मिल रही है एक्टरों की। जो प्रीति सप्रू जी हैं, जो कोर्ट के जो चेयरपर्सन है, हमने उनको रिक्वेस्ट की कि जब तक हमारी कमेटी नहीं आती, आप प्लीज हमारे एक्टर्स को वो आप लगातार चाय और जो भी उनको मिलता था वो मिलता रहे। उन्होंने अपने पैसे से, अपने अकाउंट से वो सारी फैसिलिटी वहाँ पे उन्होंने करवा दी। अब जैसे ही वहाँ पे वो सब चीज़ें पहुँची, पद्मिनी जी ने कहा नहीं हमें ये नहीं चाहिए, हम खुद अपने पैसे से करेंगे। और फिर वो ये बोलने लग गए कि उपासना सिंह या इन लोगों की वजह से, दीपक पराशर या इन 11 लोगों की वजह से पैसा नहीं है, इसलिए चाय नहीं मिल रही। अब आप खुद सोच लो कि सच क्या है और झूठ क्या है। एक आखिरी सवाल ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि समय कम है, हम फिर से आपसे मुलाकात करेंगे, बहुत सारी बातें करनी मुझे अभी, बल्कि 28 को आप आइएगा जरूर, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि पूरी दुनिया तक वो सच्चाई पहुंचे और सारे एक्टर्स बताएंगे उनके साथ क्या क्या हुआ। बिल्कुल हम जरूर आएंगे।
एक आखिरी सवाल इसलिए बनता है क्योंकि आपने इतने साल इस इंडस्ट्री को दिया है और अब एक सबसे बड़ी समस्या है इंडस्ट्री में है वो है बजट, राइट। बहुत सारे सीनियर आर्टिस्ट का ये कहना है कि हम इसलिए काम नहीं कर पा रहे क्योंकि बजट हमको वही पुराना वाला मिल रहा है। आपसे भी जानना चाहेंगे क्या आपने भी बहुत सारे ऐसे बजट की वजह से प्रोजेक्ट छोड़े हैं या ये फेस किया है आपने? देखिए, इंडस्ट्री डेफिनेटली बहुत चेंज हुई है, बहुत। जो पहले की जो हालात थे और अब के, फिल्में भी नहीं चल रही हैं। मैं ये भी नहीं कहूँगी, दोनों साइड्स को हमें देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम प्रोड्यूसर को भी कम पैसे मिलते हैं चैनल से, वही प्रोड्यूसर्स को भी कम पैसे मिलने लग गए, फिल्में चल नहीं रही हैं। तो अगर हम सोचें कि नहीं, मतलब क्या है कि दोनों पक्षों को देख के चलिए। अगर प्रोड्यूसर को भी देखिए उनके क्या हालात हैं, आप अपना भी देखिए, ठीक है। तो दोनों तरफ से जो भी चीज़ अब सही है, डेफिनेटली अगर प्रोड्यूसर को पैसे नहीं मिलेंगे, आपको 100 रुपये, पहले 1000 मिलता था, अब 100 रुपये अगर आपको मिलता है तो आप उसी हिसाब से मुझे भी दोगे ना एज एक्टर। तो और प्रोड्यूसर को भी सोचना चाहिए कि अगर मुझे 1000 रुपया मिल रहा है तो मैं अपने एक्टर्स को भी उसी हिसाब से दूं। और कुछ है कि फिल्में चली हैं, मुझे लगता है अभी रिसेंटली बहुत ही इंडस्ट्री का बुरा हाल है। ये तो धुरंधर चल गई और उसने बहुत अच्छा वो किया। जी जी जी, तो शुक्र है भगवान का कि वो चली। लेकिन हालात डेफिनेटली अभी इंडस्ट्री के बहुत ख़राब हैं और एक्टरों की भी बहुत बुरी हालत है। जो हमारे सिंटा के कुछ एक्टर्स हैं जो पर डे पे 3-3, 4-4 दिन का जिनको काम मिल रहा है, उनका घर भी नहीं चल रहा है। बहुत बहुत तकलीफ है। ओके, चलते चलते फैंस से क्या कुछ कहना चाहेंगी? नया कुछ लेकर आ रहे हो आप लोग फैंस के लिए, काफ़ी एक्साइटेड टाइटल है और सुनते ही वो मन में ख्याल आ जाता है, अरे वाह क्या कुछ देखने को मिलेगा उनको, क्या कुछ आप कहना चाहोगे? मैं यही कहूँगी कि डीवा टेल्स लेके आ रहे हैं हाफिज़ बेग जी, जो उसके प्रोड्यूसर हैं, वो लेकर आ रहे हैं साली पूरी घरवाली। और ये कॉमेडी प्ले है जो कि 30 तारीख को होने जा रहा है रंग शारदा बैंड्रा में। तो 30 अगस्त को तो ज़रूर देखिए। और इसके लिए बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं। इसमें डीवा टेल्स में मेरी एक बहुत प्यारी फ्रेंड है जिसका नाम है डॉनी, और वो भी अभी भी आपके सामने खड़ी है। हम सुबह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और आज अभी भी तक वो स्माइल कर रही है। इतनी मेहनत कर रहे हैं कि वो प्ले चले। और मैं बस यही कहना चाहूँगी कि मेरे को पूरा यकीन है कि जो भी ये प्ले देखने के लिए आएगा वो निराश नहीं होगा। उसे लगेगा कि मैंने जो पैसे टिकट पे खर्चे हैं वो वसूल हो गए हैं। सो आप ज़रूर देखिए, आप हंसेंगे भी और कुछ ना कुछ अपने घर ज़रूर लेकर जाएंगे। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच हमसे बात करने मैम। हम आपसे फिर से मुलाकात करेंगे, एक लंबी सी बात करेंगे, आपकी पूरी जर्नी के ऊपर हम बात करेंगे और उम्मीद करेंगे कि साली पूरी घरवाली जो है वो लोगों को सिर्फ ना हंसाएगी बल्कि एक कोई मैसेज जरूर देगी, राइट? बिल्कुल सही कहा। थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद।